हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने प्रैक्टिस टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन ही ये प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। हमने कल ही इसका सॉल्व किया था। कौन सा पहला वाला प्रैक्टिस सेट जो था, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट ये 7 तारीख से ही चल रहा है। बट हमें कल हमने इसको कल देखा था। तो कल हमने इसका 7 अगस्त वाला मॉर्निंग प्रैक्टिस सेट लगाया था। ठीक है। तो इसके बाद वाले भी देख लेंगे, जैसे ये वाले जो हैं इवनिंग वाले 7 अगस्त के, 8 अगस्त वाला, इनको भी देख लेंगे। बट अभी क्या है ना कि ये वाला जो है मोस्ट रिसेंट का है ना। आज 12 तारीख है, ये कल के पेपर वाला है। ठीक है। और इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हम मान सकते हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके ही बेस पर क्वेश्चंस इसमें होंगे। ठीक है। जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है 11 तारीख को, उसके बेस पर जो उसमें आए हुए क्वेश्चंस है उसके या तो टॉपिक्स कह लो या फिर उसके आसपास के क्वेश्चंस, ऐसा होने की संभावना है। ठीक है ना। ऐसा इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ मतलब कर सकते हो आप कि क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको ऐसे बताया नहीं जा सकता बाहर, है ना। बट जहाँ तक है बच्चों की ये जो मेमोरी बेस पेपर, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा ही होना चाहिए। तभी इन्होंने क्या किया है, 11 अगस्त के पेपर के बाद इसको अपलोड किया है। ठीक है। जब हम कल देख रहे थे तो कल ये वाला अपलोडेड नहीं था 11 तारीख का। बट जब कल एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया तो उसके बाद ये अपलोड कर दिया है। तो आज हम लगाएंगे 11 अगस्त के जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर बेस्ड होगा ये शायद। तो इस वाले प्रैक्टिस टेस्ट को आज हम लगाने वाले हैं। तो और हो सकता है कि शाम को अब हम इसको अपलोड कर दें ना, इवनिंग वाला जो सेट होगा प्रैक्टिस सेट, इसको हम शाम को अपलोड कर देंगे। ठीक है। अभी इसको लगा रहे हैं, फिर जैसे ही टाइम मिलेगा फिर ये इवनिंग वाला लगा लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शाम तक इसको भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। और जैसे ही टाइम मिलता रहेगा उसी बीच ये वाले जो है ना 8 अगस्त और ये 7 अगस्त वाले, इनको भी कर लिया जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा, है ना। तो बाकी सबसे पहले मैं आपको बता दूं आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो भाई टेक्स्ट बुक पर आप जाएं। टेक्स्ट बुक में जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आप एनरोल करिए। इसके अंदर आइएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले टेस्ट आपको आते ही सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, ये सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। काफ़ी बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं टेस्ट को। देखो कल ये 55K के अराउंड था जब हमने लगाया था। अब ये 61, अप्रोक्स 62K हो चुका है। तो 7,000 बच्चे जो हैं वो कल से आज तक इसको लगा चुके हैं। ठीक है। तो काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी होगा इस वजह से, इम्पॉर्टेंट भी है इस वजह से बच्चे भी इसको लगा रहे हैं टेस्ट को। तो आप भी लगाइए। ठीक है। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। चलिए, तो फाइनली शुरू होता हुआ। देखो भाई अलग अलग सेक्शन डिवाइड होके आ रहे हैं एग्जाम में, रियल एग्जाम में भी ऐसे ही हो रहा है, आप सभी को पता है। ठीक है। तो अलग अलग सेक्शन है तो इससे आसानी हो रही है बच्चों को पेपर करने में। ठीक है ना। तो मेरा जो मैं जैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ एग्जाम में भी ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ मैं, स्पेशली एनटीपीसी का। तो सबसे पहले मैथ्स करूँगा, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस। ठीक है। जीके जीएस को एंड में करेंगे क्योंकि आराम से मैथ और रीजनिंग को करने के बाद टाइम मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम 15 से 20 मिनट बचा सकते हो, हालांकि ज़्यादा ही बचेंगे। जैसा हमने कल पेपर देखा था काफ़ी इजी था, तो उसमें काफ़ी टाइम बचता है बाद में, है ना। पर हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए कि 15 मिनट एटलीस्ट इसके लिए बच जाएं, है ना। जीके जीएस, सॉरी, इसके लिए नहीं, इसके लिए जीके जीएस के लिए बच जाएं। ठीक है। और बाकी के समय में आप मैथ और रीजनिंग को अच्छे से करिए, मैथ और रीजनिंग, है ना। तो चलिए फिर मैथ से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है। हम देखेंगे हिंदी में इसका सॉल्यूशन। एक छात्र को 140 अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक हैं, और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अधिकतम 30% अंक आवश्यक हैं, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए।
देखो जो उत्तीर्ण करने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 30% चाहिए। और एक्चुअली में मार्क्स कितने चाहिए, 140 जब उसको मिले तो 20 अंक उसको अधिक मिले उत्तीर्ण से, है ना। पासिंग मार्क्स से 20 अधिक है, तो यानी कि पासिंग मार्क्स 120 होंगे, 140 में से 20 हटा दो, तो 30% की वैल्यू 20 है, 120 है 30% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू ये हो गई, इंटू 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। ये खत्म, 3 चौक 12, 4 इंटू 100 400। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों जिनकी त्रिज्या इतनी इतनी है कि क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। एक वृत्त की त्रिज्या बतानी है कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है जिनकी रेडियस इतनी इतनी है। ठीक है, ठीक है, तो इसके जो हम्म, अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो है पाई r² इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये बराबर कितना है, पाई r1² प्लस पाई r2²। ठीक है, इसके बराबर है ये, समझ पाए बात को। ये जो हमारा एक वृत्त है बड़ा वाला, इसका जो एरिया है वो बराबर है इन दोनों वृत्तों के एरिया के बराबर। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर सीधा आप निकाल लो इसको कि इन दोनों का एरिया निकाल लो आप पहले। तो पाई r1² प्लस पाई r2², तो इसमें पाई कॉमन आ गया बाहर, तो r1² प्लस r2² कितना हो जाएगा, एक है 15, तो 15 का स्क्वायर 225, दूसरी 8, 8 8 64, रेडियस है ना। हाँ, त्रिज्याएं दे रखी है, कई बार व्यास दे देता है, तो ये कितना हो जाएगा 98289। ठीक है, तो पाई की जगह पाई रहने दो, तो 289 पाई आ गया। अब ये जो है ना इन दोनों का योग आ गया, ये बराबर है इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r² बराबर है आपका 289 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, r², 289 है तो r किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, 17। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 छात्रों के औसत अंक कितने हैं, यदि 70 औसत अंक के 8 छात्र उनमें शामिल हो जाते हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक कितना हो जाएगा। देखो बहुत बेसिक सा सवाल है, बट आप कैसे कर सकते हो उसको और तरीके से। देखो 6 छात्र जिनके औसत अंक 50 है, 8 छात्र और आ गए, अगर ये 8 छात्र जो आए हैं ये 50 50 ही लेके आते हैं तो सबका 50 हो जाता, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज सेम रहता। बट ये 8 छात्र जो आए हैं ये एवरेज से 20 अधिक लेके आए हैं, तो एक बंदा 20 अधिक लेके आया है, सबका एवरेज 70 है ना, तो एक व्यक्ति के पास 20 अधिक है, और टोटल 8 व्यक्ति हैं तो इनके पास 160 जो है ना वो अधिक है। ये जो आए हैं 8 छात्र वो 160 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो जो 160 एक्स्ट्रा लेके आए हैं इनको सब में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इनके पास ये 160 ना होता तो एवरेज 50 हो जाती, बट ये 160 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो एवरेज का मतलब होता है सबके पास इक्वल। तो इस 160 एक्स्ट्रा को सब में डिवाइड कर दो, तो ये 8 हो गए, ये 6 हो गए, 14 लोग हो गए। तो 160 को 14 लोगों में डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 14 एकम 14, दो इधर गया, 14 एकम 14 पॉइंट, 14 चौका 56 समथिंग आएगा, है ना, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 50 पहले से था एवरेज, अब सबके पास 11 11 और आ जाएगा, तो 61 पॉइंट समथिंग हो जाएगा नया एवरेज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे 6 लोगों का कितना है 50 एवरेज है, तो इनका सम हो गया 300। अब ये आगे जो इनका एवरेज कितना है 8 7 56 560, तो ये कितना हो गया 860, और लोग कितने हो गए टोटल 14 हो गए, तो 14 6 84, 14 एकम 14, अगेन 61 पॉइंट समथिंग। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। त्रिभुज का परिमाप 27 सेंटीमीटर और इसकी भुजा BC बराबर 9 सेंटीमीटर है, AD BAC का समद्विभाजक है, जबकि I अंतः केंद्र है, तो DI/AI। तो एक त्रिभुज बना दो भाई अच्छे से बढ़िया सा। तो ये हमने बना दिया इस एक त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, क्या बोले इन्होंने कि हम्म, परिमाप इसका 27 है, BC बराबर 9 है, तो BC कहाँ पर है पता नहीं, AD BAC का, अच्छा BC ये होगा फिर, और BAC का समद्विभाजक AD है, तो ये AD जो है BAC का समद्विभाजक है। ठीक है, ये बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, ठीक है। हम्म, अब इसने क्या बोला है कि BAC समद्विभाजक है, तो अंतः केंद्र आई है, आई अंतः केंद्र यानी कि इसका जो इनर सेंटर है ना ट्रायंगल का वो आई है। ठीक है, और ये AD है। ठीक है, तो DI
रेशियो ए आई, डी आई रेशियो ए आई बराबर कितना होगा? ये तो 2:1 होता है ना। तो डी आई और ए आई, तो डी आई 1 हो जाएगा और ए आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये ऐसे 2:1 में काटते हैं तो 1:2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की कुल लागत इतनी है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, देखो ये क्या होता है, ये आपका आयत है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये जो चारों तरफ है ना, यहाँ पे इसमें बाढ़ लगाई जानी है, ठीक है, फेंसिंग करनी है इसकी। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, अगर लंबाई 5 है तो चौड़ाई 3 है, तो मैं ये मान लेता हूँ लंबाई 5x है और चौड़ाई 3x है, ठीक है। इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, तो इसके पूरे परिमाप पे बाड़ लगानी है। तो परिमाप क्या होता है इसका? 2 × L + B होता है, ठीक है। तो 2 × L कितनी होगी? 5x प्लस B हो गई 3x। ये हो गया इसका पूरा परिमाप। इस पर बाड़ लगाने का खर्चा जो है वो कितना है? 12 रुपये प्रति मीटर। तो ये जो एरिया, ये जो इसका परिमाप है, खर्चा आएगा इसमें 12 रुपये प्रति मीटर। तो इतने मीटर इसका परिमाप है, इंटू 12 कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा कितना? 9600। तो 12 से ये नीचे ले आओ, 12 इसको, तो 12×8 = 800 आ गया। इस 2 को भी नीचे ले आओ तो ये कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 2 से काट दो इसको, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? 8x बराबर 400। तो x बराबर कितना बचा? 8×5 = 40, 50। तो x आ गया 50। तो ये कितना हो गया? 5×5 = 2500 और ये 5 दिया 150। पूछा क्या? लंबाई और चौड़ाई। तो 250 और 150, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x + y = 6, XY बराबर ये, तो ये इसका मान क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन कल भी आया था, तो इट मीन्स कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसका आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a³ + b³ बराबर क्या होता है? a + b और ब्रैकेट में a² - ab + b², ठीक है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? 4 को कैसे लिख सकते हो आप? या तो दो दूनी 4 लिख सकते हो या फिर 4 × 1 = 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं 2 2 मानता हूँ तो यहाँ पे 2 और 2 रख दूँ, 2 दूनी 4 और +2 6 आ गया। यानी एक्स और वाई की वैल्यू 2 और 2 सेटिस्फाई कर गई। सिंपल। अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ 2 2 रखता हूँ तो 6 आ जाता है, यहाँ 2 2 रखता हूँ तो 4 आ जाता है, तो सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ पे भी 2 और 2 रख दो, तो 2 की क्यूब 8, 8 × 8 = 64 प्लस 2 की क्यूब 8, तो ये कितना हो जाएगा? 70 और 2 72। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, आसान तरीका यही होता है। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सेम क्वेश्चन कल भी आया था ना। तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया कि इतना लंबा बेफिजुल में खींच दिया इसको। मैं बेसिक से आपको बता रहा था कि अगर आगे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे तो 1000 है, तो ये ईजी हो जाएगा। जैसे 10% की वृद्धि हुई पहले, तो 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब ये 1/10, तो पहले वृद्धि हुई तो 10 से 11 हो गया, है ना। बहुत सही तरीका उनका भी, मतलब बेसिक ही, ये भी कोई मतलब बेसिक ही तरीका, अच्छी चीज़ है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले 10% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की कमी, तो फिर 10 से 9 हो गया। तो अभी एक्चुअल में 100 से कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो 100 होता तो 99 हो जाता, बट 100 की जगह है कितना? 1000 है। तो इसमें इंटू 10 करना पड़ेगा, तो इसमें भी इंटू 10 करना पड़ेगा, तो ये अब कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। ये भी तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट अगर कल को यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्रैक्शन इसमें परसेंटेज में चेंज करके 23% दे दिया, 49% दे दिया, 27% दे दिया, ऐसे दे दिया, तो उसमें इस वाले तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी होगी, पर इसमें पहले कंपेयर करना पड़ेगा इससे, है ना। रियल वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर उसको निकालना पड़ेगा। तो ये इजी वैल्यूज के लिए तो ठीक है, इसीलिए मैंने एक ऐसा तरीका बताने की कोशिश करता हूँ जो आप सभी में लगभग लगाने, मतलब वो सब में लग जाए, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि अगर 1000 जनसंख्या थी, ये शोर आ रहा है क्या पीछे से? अगर 1000 जनसंख्या थी तो पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो वो 11/10 हो गई। फिर अगले साल 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी का मतलब 9/10 हो गई। वही सेम चीज़ है इसमें भी, तो कितना हो जाएगी? 990 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है, वैसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। और भी तरीके से इसको आप कर सकते हो, जैसे लो एक और तरीके से आप कर सकते हो। इसको कर सकते हो आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। जैसे पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, एक सेकेंड, ठीक है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष
कमी होगी 10% की, तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई यानी कि 100/100 यानी कि ये इससे ख़त्म गया -1%, तो 1% की कमी हो जाएगी ओवरऑल, तो 1% हो गया 10, तो 1000 पे 10 की कमी यानी कि 990। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो तरीका बताया जाए जिससे आप ऑलमोस्ट सभी तरह के क्वेश्चंस कर लो इस टाइप में, ठीक है ना। चलिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा है, इसमें 616 लीटर पानी निकाला जाता है, तो टैंक में पानी का स्तर इतने मीटर कम हो जाता है। एक टैंक है, बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है, वो 616 लीटर पानी निकाला गया। अच्छा, लीटर पानी निकाला गया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब पानी लीटर में होता है ना, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है इसका लीटर में अगर दिया हुआ है और आपको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में आप चेंज करिएगा, तो 616 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 616,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो पानी निकाला गया उसका वॉल्यूम इतना था, है ना। तो अब उसकी ऊंचाई देखनी है आपको, तो जो पानी निकाला गया है, मान लो इतनी ऊंचाई तक पानी निकाल दिया, तो इसकी एच ही तो निकालनी है, रेडियस आपको पता है 14 दे रखी है इसकी। तो वॉल्यूम कितना होता है बेलनाकार टैंक का, वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, है ना। समझ पा रहे हो, ये पूरा बर्तन है, मान लो ये ऐसे पूरा बर्तन है, इसमें से ऊपर का इतना पानी निकालिए, तो इसमें रेडियस तो सेम रहेगी जो पूरे बर्तन की है, वही इसकी रेडियस रहेगी सेम, है ना। ऊंचाई निकालनी है बस आपको इस पानी की। तो πr²h बराबर कितना दे रखा है आपको, इतना, है ना। तो पाई कितना है, 22/7 इंटू r², 14 × 14 इंटू एच है एच, ठीक है। 616,000, ये 7 इधर आ जाएगा, इसको इधर मतलब काट ही दो ना, 7 दूनी 14, तो ये 44 नीचे आ जाएगा और इंटू 14, है ना, खत्म। तो इसको 11×4 = 44, 11×5 = 55 और 11×6 = 66, 000, 14×4 = 56, 1000 आ गया इसका, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। पूछा है मीटर, मीटर में, ठीक है, मीटर में पूछा है, ये ध्यान रखना। तो 1000 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। तो 10 मीटर की ऊंचाई रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो टाइम ना आपके पास बहुत सारा रहने वाला है, एनटीपीसी में 90 मिनट है और बहुत ज़्यादा है 90 मिनट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसीलिए हर एक सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लीटर को देख लेना अच्छे से, सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, जिससे कि सिली मिस्टेक्स ना हो, है ना, उससे बचना है बस। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, इसके मूल हैं अल्फा² प्लस बीटा² का मान बताना, तो इसके मूल है यानी कि इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर आपको पता है कैसे निकालते हो, अब बेसिक से समझो, बहुत बेसिक से, कि यहाँ पे x² का मल्टीपल क्या है, 1 है, इसकी और लास्ट वाली की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। ये बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और जोड़े तो -11 आ जाए, ठीक है। ये फैक्टर का तरीका होता है। तो मैंने इसको 1 × 18, 18 हो गया। अब 11 को मैं दो ऐसे भागों में तोड़ूं कि जोड़ूं तो 11 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए प्लस का। तो मैंने कहा -9x और -2x, अगर मैं इंटू करूंगा तो प्लस का 18 आ जाएगा और जोड़ूंगा तो -11 आ जाएगा, बस खत्म। यहाँ पे क्या है, x², इसको मिटा दो, यहाँ पे क्या बचा, 18। बस इनके फैक्टर्स कर दो, अब दो दो को लेके ऐसे कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, x-9, यहाँ पे -2 ले लिया, x-9 आ जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया आपका x-9 बराबर 0 और एक फैक्टर हो गया आपका x-2 बराबर 0। तो ये इधर आ जाएगा, तो x बराबर 9 हो गया और ये x बराबर 2 हो गया। पूछा क्या है, एक हो गया हमारा मूल 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और एक हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 85 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि पर 2 वर्षों के लिए इतने % सालाना ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 2 साल के CISI का अंतर मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। तो 2 साल का CISI का अंतर होता है पी का, प्रिंसिपल का, R% का, R%, ठीक है। ये डिफरेंस होता है 2 साल का, बराबर 2 ईयर्स का डिफरेंस ऑफ CISI, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, ये पूछा है हमसे। R% कितना है, 12.5%। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/8। तो आर का, सॉरी, प्रिंसिपल का 1/8 का 1/8 बराबर कितना है आपका अंतर, 45, ठीक है। तो ये 8 × 8 = 64 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए इसमें,
तो 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32, 4 चौक 16, 24 और 1 25, 0 6 2 8 5 3 8 2, 2880। ऑप्शन नंबर बी इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन इतने हैं। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन इतने इतने हैं, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? बहुत बेसिक से कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? बेसिक से कर दो। 4 बल्लेबाजों ने एवरेज इतने रन बनाए थे, तो टोटल उन्होंने कितने रन बनाए? 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 17 18 19, तो टोटल रन बनाए गए थे 192। अब तीन ने इतने बना दिए, तो एक ने 58 28 और 24, तो कितना हो गया? 16 4 20, 2 4 6 5 11। तीनों ने 110 बनाए और चारों ने 192 बनाए, तो चौथे वाले ने कितने बनाए होंगे? इससे कितना कम है? तो ये 82 कम है, तो चौथे वाले ने 82 बनाए होंगे, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में इतने इतने के अनुपात में 100 रुपए, 200 रुपए और 150 रुपए के टिकट हैं। यदि सभी बॉक्स में 1700 रुपए के टिकट हैं, तो बॉक्स में 200 रुपए के कितने टिकट हैं? गला खराब हो गया यार। हम्म, क्या बोला इसने कि 3:2:1 के अनुपात में 100 200 और 150 रुपए के टिकट है। सभी बॉक्स में 1700 रुपए के टिकट हैं, तो 200 रुपए के टिकट कितने हैं बताना है। तो भाई टिकट्स की संख्या 3x 2x और 1x मान लो। 100 के टोटल 3x टिकट है, तो वैल्यू कितनी हो गई? किसको मिटाना पड़ेगा? 100 या 300x हो गया। भाई 300x के टिकट है इसमें। यहाँ पे 2x टिकट है और 200 रुपए के हैं, तो प्लस 200 दूनी 400, तो 400x की वैल्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे 1x है 150 का, तो यहाँ 150x की वैल्यू आ गई। कुल मिला के कितने रुपए की टिकट है? 1700 रुपए की। तो कितना होगा? 4 3 7 8, तो 850 x बराबर 1700। तो x बराबर कितना हो गया? 850 दूनी, तो x की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि 3x, यानी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इतने इतने टिकट से इसमें। तो क्या पूछा? 200 के, तो 200 के 2x थे, यानी कि 2 दूनी 4 टिकट से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज 7 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीदता है और 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है। ऊ का। अरे वाह, तुम्हारी बिहार की साइड के लग रहे हैं भाई, ट्रांसलेट। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 7 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीदता है, 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि बताना है। तो क्या करिए आप, सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए एक एक टॉफी का। एक टॉफी कितने रुपए की खरीद रहा है, एक टॉफी कितने की बेच रहा है, ये निकाल लो आप। तो 7 रुपए में 5 खरीद रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, 7 रुपए में 5 टॉफी खरीद रहा हूँ। तो एक टॉफी कितने में खरीदूंगा? एक टॉफी 7/5 में खरीदूंगा। ये टॉफी है ना, टॉफी, तो ये टॉफी है, तो इसको इधर ले जाएंगे 5 को, तो एक टॉफी बचेगी यहाँ पे केवल। ठीक है, तो एक टॉफी कितने की आ गई? 7/5 की। तो एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस तो भाई 7/5 है। बेच कितने में रहा हूँ? 4 रुपए में 3 बेच रहा हूँ, तो 4 रुपए में 3 बेच रहा हूँ, तो एक कितने में बेचूंगा? 4/3 रुपए में बेचूंगा एक। ठीक है, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 4/3 आ गया। ठीक है, बस इसका रेशियो निकालना है आपको, खत्म काम। क्या करिए, जो ऊपर ये जो फ्रैक्शन ऐसे होता है ना, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन, तो दोनों के जो नीचे वाले होते हैं ना, ऊपर नीचे चले जाते हैं। ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, तो ये कितना आ गया? 7 या 21 और नीचे कितना आ गया? 20। तो CPB 21 है। 21 रुपए की चीज़ 20 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है। और घाटा और प्रॉफिट दोनों चीज़ें किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती हैं, तो 1/21। अब पूछा परसेंटेज में, तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो 100/21% का इसको क्या हुआ है? घाटा हुआ है, हानि हुई है। समझ पाए बात को? इतना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी अकेला एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को पी और क्यू द्वारा कार्य पर रखा जाता है। आर अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? देखो, पी अकेला 10 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला इसको 15 दिन में कर सकता है। कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर को पी और क्यू द्वारा रखा जाता है। तो पी और क्यू ने क्या किया है, एक व्यक्ति आर को रख लिया है, जिससे कि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए। यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर और आ गया। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर दे रहे हैं? 4 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी निकाल लो इनकी। तो 15
चौका 60, तो 15, चौका 60, 10 छिक्का 60। पी और क्यू मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 और 4 10 काम कर रहे हैं, है ना। ये दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं, यानी कि जो आर है वो 5 काम कर रहा होगा। ये दोनों मिलकर 10 कर रहे हैं, तभी तो मिलकर 15 कर रहे हैं। तो आर अकेला 5 काम करता है और टोटल काम कितना? 60 है। तो इसको पूरा कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में कर देगा आर अकेला इस काम को पूरा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, 15 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये बहुत आसान सवाल। देखो 36 पुरुष 25 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ गया बराबर सेम इसी काम को 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे? एक्स दिनों में करेंगे मैंने मान लिया। तो 15 पी नीचे ले आओ इधर, ठीक है, यहाँ से खत्म। तो पी से पी कैंसिल, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 पंजे 60 दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो भाई बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आए, तो वो दो कितनी बार आया? एक दो, एक दो तीन, तीन 3 बार आ गया, 5 2 बार है, 7 2 बार है, 3 आया सबसे ज्यादा बार, तो बहुलक तो 3 हो गया, तो बहुलक 3 3 आ गया। ठीक है, माध्यक और बहुलक, तो बहुलक बाद में लिखा जाएगा, माध्यक पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। माध्यक क्या होता है? आप इसको अरेंज करिए और उसके बाद जो बीच में आएगा, बीच वाली संख्या को माध्यक कहते हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हैं टोटली। तो 5 इधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, तो बीच में क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ से फिफ्थ और यहाँ से सिक्स्थ, इनके बीच की संख्या जो होगी वो होगी माध्यक, ठीक है, मीडियन। तो अरेंज करिए इसको, 2 2 बार था ना, तो 2 लिख दिया। 3 कितनी बार था? 3 बार था, तो 1 2 3, ठीक है। तो 5 हो गए। उसके बाद क्या है? 3 के बाद क्या है? 4 है क्या? नहीं, 5 है। तो फिफ्थ ही आ गया, सिक्स्थ ही आ गया, इनके बीच में क्या आएगा? 4 आएगा। 3 और 5 के बीच में 4 ही तो आएगा। तो 4 हो गया माध्यक और 3 हो गया बहुलक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत आसान सवालों में से एक, 5 sin थीटा बराबर 4 है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। ये 5 को इधर ले आएंगे, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का, ये क्या होता है? साइन कॉस और टेन होता है। तो साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5, यानी लंब बटा कर्ण दे रखा है, तो लंब बटा कर्ण दे रखा है आपको। अब देखो ट्रिपलेट आपको दिमाग में आनी चाहिए। अगर कर्ण 5 है और एक भुजा 4 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता है। 5 है 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार जो बचा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। चलिए, अब सेक थीटा, सेक बराबर क्या होता है? साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक। तो कर्ण बटे आधार यानी कि 5/3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 4 कॉट थीटा, तो 10 क्या होता है? लंब बटा आधार, तो कॉट कितना हो जाएगा? आधार बटे में लंब, और इंटू में 4, तो 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अपॉन में 4 tan थीटा, तो 4 कॉट है आपका 3/4, तो 10 हो जाएगा 4/3, प्लस सॉरी माइनस 5 कॉस, तो सेक है आपका 3/5, तो कॉस कितना हो जाएगा? सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सेक आपका 5/3 है, तो कॉस क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इससे खत्म। तो कितना बचा? 5/3 + 3 अपॉन में 16/3 -3। उसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 5 और 3 ऐसे क्रॉस कर दो, 5 और 3 × 9 9 5 14/3, फ्रैक्शन में 16 एकम 16 और 3 × 9, तो 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 दूनी 14। तो ऑप्शन नंबर से फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना ए और योजना बी से अर्जित साधारण ब्याज का अंतर इतना है। यदि 450 रुपये को योजना ए में 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, और समान राशि को योजना बी में 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, तो लागू ब्याज दरों के में अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी में अर्जित साधारण ब्याज का अंतर इतना है।
ठीक है। 4,500 रुपये की को योजना ए में इन्वेस्ट किया गया 3 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष पे। ठीक है। समान राशि यानी कि 4,500 रुपये को ही योजना बी में इन्वेस्ट किया गया है 3 वर्ष के लिए 8%, यानी कि यहाँ पे किसी और रेट पे और यहाँ पे किसी और रेट पे इन्वेस्ट किया गया, और उनके बीच का जो अंतर है ना, ब्याज दरों के बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक है। और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है आपको, तो सिंपल हो गया भाई। पहली राशि कितनी है? 4,500 रुपये। इसका मुझे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 3 वर्ष के लिए 8%। अब मैं कहूँ कि अगर 10% मुझे ब्याज मिलता है 3 साल के लिए, तो एस आई कितना हो जाता है? टोटल 30% हो जाता है ना? तो यहाँ पे टोटल एस आई कितना हो जाएगा 3 साल के लिए? 3 × 8% हो जाएगा, है ना? यही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इतना परसेंट इसका ब्याज मिल जाएगा इसको, साधारण ब्याज। तो पहली वाली राशि में इतना मिल गया, माइनस दूसरी वाली राशि में कितना मिल रहा है? सेम राशि है, और इसका 3 वर्ष के लिए × R/100, ये बराबर कितना दे रखा है आपको? 40.5 दे रखा है। ठीक है। देखो, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो ये बचा आपका कितना? 45 इंटू में 3R माइनस 45 इंटू में 3R। ठीक है। हालांकि कॉमन ले सकते हो आप इसमें बाहर, बट कोई नहीं, कर दो। वैसे कट जाएगा जो भी आप आए, जो भी आएगा, जैसे 3×5 = 15, 13R माइनस ये कितना हो जाएगा? 135R। ठीक है। यहाँ पे ये माइनस क्यों लिख दिया मैंने? इनटू आएगा, ठीक है ना? तो ये 135 कॉमन आ गया, और R माइनस R बराबर आ गया 40.5। और यही पूछा है आपसे कि ब्याज दरों में अंतर कितना है, यानी कि R माइनस R ही पूछा है। तो ये आ गया 1/, इसके अपॉन में आ गया 135, ये 0 हटाएंगे नीचे आ जाएगा। तो 5×8 = 40, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×7 = 35, 9×3 = 27, 9×9 = 81, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 3/10 यानी कि 0.3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए? इतना आसान सा सवाल था ये। ए और बी ने ए के 40,000 रुपये निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। बाद में बी उसके साथ इतने रुपए के निवेश से शामिल हुआ। कितने महीनों बाद बी शामिल हुआ यदि लाभ वर्ष के अंत में समान अनुपात में वितरित किया जाता है? ए और बी हैं, जिसमें ए जो है वो 40,000 रुपये के साथ आता है, उसके बाद बी आ जाता है 60,000 रुपये लेके। बी कुछ महीनों के बाद इसमें शामिल हुआ है, जिससे कि जो लाभ है ना वो सेम रेशियो में बटा है। तो भाई जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही सेम प्रॉफिट का रेशियो होगा, सिंपल बात। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? ए और बी। ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? इसमें जीरो हटा दो, 4 जीरो यहाँ पे भी है, 4 जीरो यहाँ पे भी, रेशियो ले लो आप। ए ने 4 रुपए इन्वेस्ट किए और पूरे 1 साल तक इन्वेस्ट किए, तो 12 महीने तक इन्वेस्ट कर दिए। बी ने 6 रुपए इन्वेस्ट किए और पता नहीं कितने महीने तक, हमने कहा एक्स महीने तक इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो उस एक्स की वैल्यू वो आएगी जितने महीनों तक उसने इन्वेस्ट किए। जितने महीने बाद आया वो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसका रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया 1:1। तो ये कितना आ गया? 48। तो इसको भी 48 आना चाहिए, तो एक्स कितना रखोगे? 48 है, 6×8 = 48। तो यहाँ जो 8 है ना, 8 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है पैसा। 1 साल में से 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो शुरू के 4 महीने बाद आया होगा ना वो। तो 4 महीने बाद आया है, ये पूछा उसने कि कितने महीनों बाद बी शामिल हुआ है। तो 8 आंसर नहीं लगाना है, 4 महीने बाद आया है बी, और 8 महीने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं इस रेशियो में हैं। यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है आपको, ये तो बड़ी संख्या बतानी है। बहुत आसान सवाल, आप सभी को पता होना चाहिए। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। तो दोनों संख्याएं रेशियो में दे रखी है, तो आप इसको 14x और 9x मान लो। 14x इंटू 9x बराबर कितना है? एलसीएम कितना है इनका? इनको दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी हो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो गया? अपॉन में 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ x इंटू एक्स बचेगा x²। ठीक है। इसको काटें तो 9×4 = 36, 9×2 = 18, 14×3 = 42, x²। 3 × 3 है, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब पूछा क्या आपसे? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है? 14x, तो 14×3 = 42। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप एक रिसाव के कारण एक टैंक को भरने के लिए 36 घंटे अधिक समय लेता है। एक पाइप रिसाव के कारण एक टैंक को भरने में 36 घंटे अधिक समय लेता है, जो इसके अंतर्वाह का आधा है।
अंतर्वाह का आधा है, टैंक को भरने में कितना समय लग सकता है? एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए पाइप कैन टेक 36 आवर मोर टू फिल अ टैंक। अगर एक पाइप ए है, वो एक्स टाइम लेता है, अब वो क्या कर रहा है, लीकेज की वजह से 36 घंटे अधिक ले रहा है, तो एक पाइप बी जो है वो लीकेज वाला इसमें शामिल हो गया। ठीक है, अब इसको x+36 ज़्यादा लग रहा है ना? बिल्कुल ठीक बात है। विच इज़ हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो, यानी कि जो इनफ्लो उसका हो रहा था, जिस दर से वो इनफ्लो कर रहा था, अब उसका हाफ इनफ्लो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ए+b, अगर पहले ए खाली 2 यूनिट भर रहा था, तो अब a+b मिलकर केवल 1 यूनिट भर पा रहे हैं, इनफ्लो का केवल आधा भर पा रहे हैं लीकेज की वजह से। तो ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। तो टाइम क्या होगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, तो टाइम 1:2 हो गया। अगर ए को एक टाइम लगता है, तो ए और बी को मिलकर 2 टाइम लगेगा, और यहाँ पे इसको 36 ज़्यादा लग रहा है। समझ पा रहे हो बात को? एक्स से 36 ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे एक से कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। इस 1 यूनिट ज़्यादा की वैल्यू 36 दे रखी है, और पूछा गया है हाउ मच टाइम द इनफ्लो कैन फिल द टैंक। तो इनफ्लो खाली ए जो है वो कितने टाइम में भर सकता है, 1 यूनिट में भर सकता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। समझ पाए बात को? ए को 1 यूनिट टाइम लग रहा है, हमने कहा एक्स की वैल्यू 1 आ गई, और a+b को एक्स से 36 ज़्यादा लग रहा है, तो एक से यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। सिंपल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त में जीवाएं ए बी और सी डी आंतरिक रूप से ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो भाई एक वृत्त है कोई, ये वृत्त है, और इसमें जीवाएं हैं, 2 जीवाएं हैं ना, और ये एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जीवाएं कौन है, ए बी और सी डी। तो ए बी है आपकी, और ये सी डी है। ठीक है, सी डी बराबर 16 है, तो ये सी डी पूरी कितनी है, 16 है। डी ई बराबर 6 है, अगर डी ई बराबर 6 है और ये पूरी 16 है, तो ये 10 हो गई। ए ई बराबर 12 है, और बी ई बराबर एक्स है, और एक्स की वैल्यू पूछी है। क्या इससे आसान सवाल आपको मिल सकता है क्या? इस स्थिति में होता क्या है कि ये इंटू ये, ऐसी स्थिति में होता क्या है, ए ई इंटू बी ई बराबर क्या होता है आपका, सी ई इंटू डी ई, यानी इनका इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है इनका इनका मल्टीप्लीकेशन। तो ए ई बराबर कितना है, 12 इंटू बी कितना है, एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10, तो 12×5 = 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। आपको करना क्या था, 10×6 = 60 है, तो 12×5 = 60 हो जाएगा, बस इतना सा करना था आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,000 रुपये पर एक वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखो, अब 4% है ब्याज दर, एक साल में 4% मिलता है, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, तो 6-6 महीने के 2 स्लॉट बन गए, और रेट आधा हो जाएगा, 2-2% हो जाएगा, है ना? एक साल का 4% है, तो 6 महीने में 2% आ गया। अब निकालना क्या है आपको, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा ये बताना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, 2% का मतलब होता है 1/50, तो 50 से 51, 50 से 51, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, है ना? तो ऐसे नहीं करना, जब ऐसा इतना ईजी नंबर दिया हो ना, तो आप सीधा सिंपली सिंपल तरीके से कर दो आप। यहाँ पे जीरो इतनी सारी दे रखी है, आपको पता है 15,000 रुपये है, पहले 6 महीने में 2% ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिल गया, 15×2 = 30, 300 रुपये का ब्याज मिल गया। अगले 6 महीने में 300 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस पहले वाले ब्याज पे भी प्रतिशत मिलेगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इस पे भी 2% मिलेगा। तो इसका 2% कितना हो गया, 6 हो गया, 3×2 = 6। तो पहले में 300 और दूसरे 6 महीने में 306, एक साल में कितना आ गया, 606 रुपये ब्याज आ गया। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो 606 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करना है इसको सिंपली। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो 8×2 = 16, तो 92/16, प्लस 4×3 = 12, और एक 13/4, तो 4 से कट रहा है, 4×1 = 4, 4×4 = 16, 4×2 = 8, 4×3 = 12, तो 23/4, 13/4 कितना हो जाएगा, 30, और 6 36/4, यानी कि 9 हो गया है। यहाँ पे 9 आ गया, और ये 18 है, तो 9×2 = 18, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल है। क्या बोला क्वेश्चन ने,
जब एक संख्या को 15, 20, 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल 8 होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है? इस स्थिति में निकालना तो आपका एलसीएम होता है, बट आपका एलसीएम नहीं निकालना, सबसे पहले ऑप्शन से चेक करना है। क्योंकि नंबर्स बहुत ईजी हैं, जैसे मैं 20 से बहुत आराम से चेक कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी संख्या को 20 से विभाजित करूँ और शेषफल 8 आए तो एंड में 8 आना चाहिए, सिंपल। ठीक है, जैसे 2 से अगर किसी को भी विभाजित करते हैं, सॉरी 20 से विभाजित करेंगे और शेषफल 8 बच रहा है तो एंड में 8 होना चाहिए ना। तो एंड में 8 एक की संख्या क्या है बस। समझ पाए बात को? या मैं 10 से विभाजित करूँ किसी संख्या को या 20 से विभाजित करूँ, जो शेषफल आता है वो यूनिट डिजिट होगा, सिंपल। तो मेरे को ये दिख गया, हाँ, बस खत्म। एक ही ऑप्शन था। एक लड़का स्थिर जल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें लड़का धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर तैर सकता है। स्थिर जल में वो 40 किलोमीटर की स्पीड से तैर सकता है, तो स्थिर जल में जो चाल होती है वो एक्स होती है, वो बराबर कितनी है भाई? 40 है। ठीक है, धारा की गति यानी कि वाई बराबर कितनी है आपकी? 15 है। तो टाइम बताना है, जब वो धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर तैर सकता है तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। अब धारा के प्रतिकूल क्या होता है? एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो एक्स 40 से माइनस वाई कितना हो जाएगा? 40 में से 15 गया 25, तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई के 20% का 20% 20 हो तो वाई का मान बताना है। अब इतने आसान सवाल अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो भाई क्या ही कर सकते हैं। 20%, 20% मतलब होता है 1/5 का 1/5 बराबर कितना? 20 है। तो ये 5×5 25 इधर चला गया और 25 दूनी 50, तो वाई की वैल्यू आ गई 500। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमशः रेस्पेक्टिवली 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गति वाली दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 500 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है ये 500 किलोमीटर है भाई। ठीक है, पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी याद कीजिए। तो पहले ये देख लेते हैं कि पार कितनी देर में करेंगे एक दूसरे को। तो जितनी देर में वो पार करेंगे एक दूसरे को उससे 10 मिनट पहले निकाल लेना कितनी देर में कितनी दूरी रहेगी उनके बीच। या फिर ऐसा ना करें, आप डायरेक्ट ही निकाल लें 10 मिनट। आपको पता है कि 10 मिनट में ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अगर ये मिलेंगी एक दूसरे को पार करेंगे उससे 10 मिनट पहले इनके बीच में कितनी दूरी होगी। तो उनके बीच में 10 मिनट पहले उतनी ही दूरी होगी ना जितना वो 10 मिनट में कवर करेंगे। भाई 10 मिनट में वो मिल जाएंगे एक दूसरे से, है ना। 10 मिनट में जब वो एक दूसरे से मिल जाएंगी तो 10 मिनट में 10 मिनट पहले उनकी बीच की दूरी कितनी होगी जितना वो दोनों मिलकर 10 मिनट में चल सकती हैं। तो दोनों मिलकर 10 मिनट में कितना चलेंगे ये निकालना है सिंपली बस। और क्या है? तो 10 मिनट में कितना चलेंगी? तो हम्म 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो कुल मिला के स्पीड कितनी हो जाएगी उनकी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई एक दूसरे की तरफ 200 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकती हैं वो। ठीक है, तो 60 मिनट में अगर 200 किलोमीटर चल रही हैं, ठीक है, तो निकालना क्या है? 10 मिनट में तो 1 मिनट में इतना चलेंगी और 10 मिनट में इंटू 10। तो इससे खत्म, 6×3 = 18, 6×3 = 18.33। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इतना सा सवाल था ये, बहुत ज़्यादा सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 10 मिनट में कितना एक दूसरे की तरफ चल सकते हैं निकालना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की क्रमिक छूट 3 छूटों पर विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका अंकित मूल्य इतना है। ठीक है, क्या दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे ना, अगर मैं ऐसे करता हूँ, अब मेरी बात समझना आप। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कि 10% का मतलब होता है 10 से 9 हो गया, ठीक है। फिर 5% का मतलब होता है 20 से 19 हो गया। 2% का मतलब होता है 50 से 49 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, तो इसके लिए ये तरीका ठीक नहीं रहेगा, है ना। अगर आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना, बाकी कर इससे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे क्या लगेगा कि सिंपली कर दो ऐसे ही, क्योंकि वैल्यूज बहुत आसान आसान है और यहाँ पे भी है। ठीक है, जैसे एक तरीका तो बेसिक तरीका क्या होगा, 18,000 रुपये कोई चीज़ है, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया, तो मैंने क्या किया, उसको 10% के डिस्काउंट पे बेचा, यानी कि
9/10 में बेचा। और फिर 5% का डिस्काउंट यानी कि 19/20 में बेचा। 5% मतलब होता है 1/20, तो 1 रुपये की छूट दे दी, 19/20 में बेच दिया। 2% का डिस्काउंट यानी कि 49/50 में बेचा मैंने इसको। तो 1 2 3, 3 0 खत्म, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 गुणा में 19। ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना हल्की सी। तो 19 से कम 19, 19 8 152 और 153, 153 9 और 49। 9 9 81, 9 3 27 और 3 30 और 5 35। 9 3 27 और 3 30 और 5 35। 35 और 3 38, 9 1 9 और 3 12। ठीक है। 4 9 36, 4 3 12, 13 14 15, 4 5 20 और 1 21, 4 1 4 और 2 6, तो 1 6 5 11, 9 5 14, 2 3 4 6 और 1 7। ठीक है। तो 7 4 4 1 1 आ गया, और नीचे कितना है? 5। तो 5 एकम 5, 2 इधर गया, तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे सॉरी, 5 एकम 5, 2 इधर गया, तो 5 चौक 20। तो 1 4 से तो कोई ऑप्शन ही नहीं शुरू हो रहा, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या? 9 9 81, 9 3 27 और 3 30 और 5 35, 3 9 5 45, 46 47 48, 4 9 एकम 9 और 4 13 आएगा भाई यहाँ पे। ये गलत कर दिया। 9 एकम 9, 9 5 45, 46 47 48, 9 एकम 9 और 4 13। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 4 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 5 25, 0 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, तो 1 5, ये ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, बहुत इजी वैल्यू अगर दे रखी है तो ये 18,000 रुपये है। अगर मैं इस पर 10% की छूट दे दूँ पहले, तो ये कितने रुपए की वैल्यू हो जाएगी इसकी? 10% यानी 1800 में घटा दूँ इसमें से। तो 1800 घटाना इसमें से आसान है। 18,000 में से 1800 घटाएंगे तो पहले 2,000 घटा दो, फिर 200 ऐड कर दो, तो 16,200 हो गया। ठीक है। तो 16,200 रुपये की वो चीज़ हो गई। अब उसमें से 5% का और डिस्काउंट देना है, तो देखो 10% कितना हो जाएगा? 1620। तो 5% कितना हो जाएगा? 810 हो जाएगा। सिंपल है ना? 810 अगर हो गया 5%, तो इसमें 810 का डिस्काउंट मैंने और दे दिया, तो 0, 2 में से गया 1, 8। 1 सेकेंड। 16,200 में 810 का डिस्काउंट देना है आपको, तो 0, 10 में से गया 9, 8 9 10 11 3 5 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें 2% का और डिस्काउंट देना है, तो 1% के लिए आप 2 के बाद 0 लगा देंगे, और 2% के लिए आप इंटू 2 कर दीजिए। तो अप्रोक्स लगा दो ना, 154 इंटू 2 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, 308 रुपये का इसमें डिस्काउंट दे दो आप। तो 10 में से 8 गया 2, 8, और 3 में से 3 गया 0, 15082 के आसपास यही ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो ये वाला तरीका ज़्यादा आसान हुआ ना बाकी दोनों तरीकों से। ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिक तरीके से इस तरह से कर सकते थे, पहले 10% का दे दिया, फिर 5% का, फिर 2% का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन से आप बच गए, उस कैलकुलेशन से बच गए जो आप डायरेक्ट तरीकों से कर सकते थे ना, उससे बच गए। तो कई बार ऐसे बेसिक्स भी आपके काम आते हैं जो कि दूसरे तरीकों से ज़्यादा कम समय लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और पिछली दूरी के आधे हिस्से को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत गति क्या थी जी? एक निश्चित दूरी 20 की स्पीड से और पिछली दूरी के आधे हिस्से को, तो पहले इनका एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा? 40 हो गया, है ना? 40 एलसीएम, 80 हो गया, सॉरी, 80 एलसीएम मान लो आप इसका। नहीं, एलसीएम तो 40 ही हो गया ना। पर उसकी आधी गति से चलना है, कोई नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 को चल रहा है वो, तो 20 की स्पीड से चलेगा इस 40 डिस्टेंस को। आपको पता है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 40 चला उसने, और इसके लिए इसको कितना टाइम लगेगा? 20 की स्पीड से 2 घंटे लग गए प्लस। अब वो क्या कर रहा है, पिछली दूरी की आधी हिस्से को चल रहा है, तो यानी 20 किलोमीटर की स्पीड को चल रहा है 40 की स्पीड से। तो 20 डिस्टेंस को 40 की स्पीड से चलता है, यानी 1 घंटे में 40 चल सकता है, तो 20 कितने घंटे में चलेगा? 0.5 घंटे में। ठीक है। तो 60 को वो 2.5 में चल दे रहा है, तो 1 0 ऊपर बढ़ा दो, तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। ठीक है। तो 24 उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसको देख लेते हैं पहले, रीजनिंग को, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो GHIJK KLMNO PQRS
STUVW, तो W आएगा, ये ऑप्शन खत्म। FGHIJKLMNOPQR, तो R आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा परीक्षा में कुछ निश्चित संख्या में छात्रों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग रैंक प्राप्त होती है। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर, 12वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। तो कुल छात्रों की ने परीक्षा, कितने कुल छात्रों ने परीक्षा दी है? देखो, ऊपर से वो 12वें स्थान पर है और नीचे से वो 15th स्थान पे। तो ऊपर से 12वें पे, यानी इसके ऊपर 11 और लोग हैं, और ये नीचे से 15th प्लेस है, तो इसके ऊपर 11 और लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 26 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस का अर्थ ये सब दे रखा है आपको, तो 12 प्लस का अर्थ है ×3, इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ है डिवाइडेड बाय 4, और माइनस का अर्थ है +6 बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? तो 3/4, ये डिवाइड है यहाँ पे, तो ये बटे में 4 आ गया, 4×3 = 12, 3×3 = 9, 6 15। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ सेब अंगूर है, तो इसमें से जो सेब है, कुछ सेब अंगूर है, ठीक है। कुछ अंगूर आम है, तो इनमें से कुछ क्या है? आम है, ठीक है। सभी सेब आम है, तो सारे सेब आम है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ आम सेब है क्या? कुछ आम सेब है क्या? डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं दे रखा, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएंगे, ना तो एक ना तो दो। ठीक है जी, चलिए। क्या बोला इसने? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर है? प्रतीक के ठीक पहले और बाद में एक स्वर है, तो प्रतीक स्वर नहीं, प्रतीक स्वर नहीं, प्रतीक स्वर नहीं, प्रतीक स्वर एक, प्रतीक स्वर दो, प्रतीक नहीं, प्रतीक नहीं, प्रतीक 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 नहीं, तो केवल दो दिखाई दे रहे हैं ना? और चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक। प्रतीक के स्वर नहीं, नहीं, इसमें प्रतीक के आसपास स्वर है नहीं, प्रतीक के पहले और बाद में स्वर एक, दो, केवल दो हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बी से, फर्स्ट से फर्स्ट लिंक देखो पहले, फिर फर्स्ट से लास्ट का देखना, ठीक है। बी से ओ, तो 2 से 15, तो +13, ठीक है। और ए से डी, तो +3, एल से ई, FGHIJKL, कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? अब जैसे यहाँ पे +13 करेंगे तो 14 आएगा, एन आना चाहिए, एन आ ही नहीं रहा, तो यानी कि ये लॉजिक तो नहीं है। तो फर्स्ट से लास्ट देख लो, BCDE, +3 हो गया, तो ए से +3 हो जाएगा, ये BCD, तो डी आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। अब ए से डी, तो ABCD +3, तो यानी फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन है, ठीक है। तो GHIJ, तो जे आ जाएगा बीच में, तो ये ऑप्शन खत्म। अब ए से, बी से क्या है? ये हो गया, एल से LMNO, तो 3 आ जाएगा, RSTU, तो यू आ जाएगा, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला है इन्होंने? क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? एक कक्षा में 7 मित्र हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हैं, सभी सभी का मुख शिक्षक की ओर है। R U और Q के मध्य बैठा है, R जो है वो U और Q के मध्य बैठा है, ठीक है। P T और V के मध्य बैठा है, ठीक है। Q S के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो Q जो है वो S के बाएं से तीसरे, तो 1 2 तीसरे स्थान पर है, ठीक है। T और S दोनों छोरों पर है, T और S दोनों छोरों पर है, तो S छोर पे है, T दूसरे छोर पर, लोग कितने हैं? 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया, ठीक है। अब और क्या क्या रह गया? R U और Q के मध्य बैठा है, R जो वो U और Q के मध्य, तो या तो U यहाँ हो सकता है या U यहाँ हो सकता है। P T और V के मध्य बैठा है, P जो है वो T और V के मध्य बैठा है, T और V के मध्य बैठा है P, ठीक है। तो Q S के बाएं से तीसरे स्थान पर है, Q जो है वो S के बाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है, हो गया। T और S दोनों छोरों पर बैठे हैं, ठीक है। और क्या है? R U और Q, अच्छा हाँ, अब U और Q के बीच में आ गया R, ठीक है। पूछा क्या है? T के दाएं से तीसरे स्थान पर, T के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो Q आ गया। इसके लिए तो इनको बिठाने की भी जरूरत नहीं थी, जब भी हमने बिठाए हैं ये तो पहले ही आ गया था आंसर। ये तो 3 हमने पहले ही बिठा दिए थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो अगेन सबसे पहले आप क्या करिए?
लास्ट वाले पेयर से चेक करिए, टी यू तो इधर से इधर +1 हो रहा है, यू वी डब्ल्यू +2, ई एफ जी +2, एल एम एन +2, सब में +2 हो रहा है और इसमें +1 हो रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस और इंटू आपस में बदलने पर समीकरण में क्या होगा? देखो भाई, प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस, प्लस की जगह इंटू, 4/2 -10, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 का 10 खत्म, 25 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 1 से 5, 5 से 9, तो 1 और 4, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, तो 13 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 13 है, खत्म काम। समझ पाए बात को? 4 4 का गैप है नंबर्स के बीच में, तो 13 आ गया, एक ही ऑप्शन में है 13। आगे और चेक ही मत करो कुछ, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में डायरेक्ट देखो कि पूछा क्या है, न्यू। तो न्यू को क्या लिखा जाएगा? न्यू चेक करो कहाँ पे है, न्यू कहाँ पे है, न्यू कहाँ पे है, ये रहा एक न्यू, और कहीं न्यू है क्या? नहीं। इट मीन्स कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, ठीक है। तो न्यू क्या है? एक ही में है, यहाँ पे है, तो न्यू का कोड केवल इसके पास होगा और कहीं नहीं होगा न्यू का कोड। तो बाकी जगह चेक कर लो, ये जो 3 कोड है इनमें से बाकी कोड इधर उधर तो नहीं है। जैसे OWL कहीं है, ये रहा, तो OWL न्यू का नहीं हो सकता। BAT कहीं पर है क्या? नहीं। MN कहीं पर है क्या? ये रहा, तो MN भी नहीं हो सकता। बैट ये जो केवल इसमें कोड है, तो न्यू का कोड क्या हो जाएगा? बैट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ जूते चप्पल हैं, तो कुछ जूते चप्पल हैं, ठीक है। कुछ चप्पल मोजे हैं, तो कुछ चप्पल क्या है भाई? इनमें से कुछ क्या है? मोजे हैं। सभी मोजे सैंडल है, तो सारे मोजे क्या हैं? सैंडल हैं, ठीक है। कुछ सैंडल जूते हैं, कुछ सैंडल जूते हैं, सैंडल और जूते का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। कुछ सैंडल चप्पल हैं, कुछ सैंडल चप्पल हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? बिल्कुल, ये रहा बीच में, ठीक है, ये ठीक है। कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते, मोजे और जूते का डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। तो केवल सेकंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन निष्कर्ष, कुछ संपादक पत्रकार हैं, सभी पत्रकार लेखक हैं। अच्छा, इसने डायरेक्ट दे दिया। कुछ संपादक पत्रकार हैं, तो कुछ संपादक पत्रकार हैं। सभी पत्रकार लेखक हैं, तो सारे पत्रकार लेखक हैं। कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है, तो कोई लेखक आपका रिपोर्टर नहीं है। पूछा क्या है? कुछ लेखक संपादक हैं, तो कुछ लेखक संपादक है क्या? बिल्कुल सही बात है। कोई भी रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, कोई भी रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब ये एल से क्या है? लेखक है, लेखक ही रिपोर्टर नहीं है, तो लेखक के अंदर जो भी चीज़ होगी वो रिपोर्टर नहीं होगी। तो कोई भी रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताना है? एच का एन से संबंध, यानी एच और एन पूरा ही निकालना पड़ेगा इसको। तो एच इस वाले साइन का क्या मतलब है? KD की पुत्री है, तो एच पुत्री है किसकी? किसकी पुत्री है? HR की पुत्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? KD का पिता है, तो R जो है वो पिता है किसका? KD का पिता है, तो R पिता है किसका? S का पिता है, ठीक है। S@, का मतलब क्या है? KD का पुत्र है, तो S पुत्र है किसका? T का पुत्र है, तो T इनकी कोई पत्नी है, ठीक है। T, और इसका मतलब क्या है? KD की पुत्री है, तो T जो है पुत्री है किसकी? N की पुत्री है, ठीक है। HN से किस प्रकार संबंधित है? HN से, तो N की बेटी, यानी कि उनकी नातनी, यानी कि नानी लगी वो। संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखो भाई, 4 2 7 5 9 1 3, इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में है, बाएं से दाएं, तो सबसे पहले एक आ जाएगा, फिर दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः नहीं है, 7 8 9। किसकी स्थिति अपरिवर्तित है? नहीं। एक हो गया, ठीक है, ये भी नहीं, 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 तो केवल 1 2 है जिसका अपरिवर्तित रहेगी स्थिति। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई व्यवस्था में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अक्षर नहीं है? कितने अक्षर हैं
कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या बाद में एक अक्षर नहीं है? तो अक्षर के पहले संख्या बाद में अक्षर नहीं, अक्षर के पहले एक संख्या बाद में अक्षर नहीं, अक्षर के पहले एक संख्या बाद में अक्षर नहीं, एक, सॉरी ये नहीं है, अक्षर है ना बाद में, अक्षर के पहले एक संख्या बाद में एक अक्षर नहीं, ये एक, अक्षर के पहले एक संख्या बाद में एक अक्षर नहीं, दो, अक्षर के पहले संख्या है क्या? नहीं। तो दो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, है ना? अक्षर के पहले एक संख्या बाद में अक्षर के पहले एक संख्या बाद में अक्षर नहीं, तो अक्षर के पहले एक संख्या बाद में अक्षर नहीं, अक्षर है यहाँ पे, अक्षर के पहले एक संख्या बाद में अक्षर नहीं, एक, पहले संख्या बाद में अक्षर नहीं, दो, तो केवल दो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे भी। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। तो वाई से डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई -2, यू वी डब्ल्यू -2, एस टी यू -2, तो -2 करेंगे क्या आ जाएगा? क्यू आर एस, तो क्यू आएगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। देखो सेकंड नंबर पे आर ही आ रहा है दोनों में, तो चेक मत करो। थर्ड नंबर को चेक करो, सी से ई, सी डी ई +2, ई एफ जी, एच आई जे के, तो के आएगा। ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स हैं, नीचे से ऊपर तक ढेर में रखा गया, नीचे से ऊपर तक, ठीक है, 7 बॉक्स है ना। बॉक्स जे बॉक्स एल से 6 बॉक्स ऊपर है, तो बॉक्स जे जो है वो एल से 6 बॉक्स ऊपर है, तो एल 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जे है। एल से 6 बॉक्स ऊपर है, टोटल 7 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स हो गए भाई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बॉक्स एम एक अभाज्य संख्या वाले स्थान पर रखा गया है और बॉक्स आई के ठीक नीचे है। बॉक्स एम को एक अभाज्य संख्या वाले पे, या तो यहाँ हो सकता है बॉक्स एम, या तो यहाँ हो सकता है बॉक्स एम, ठीक है, और आई के ठीक नीचे है, ठीक है। बॉक्स आई एक विषम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है, आई को एक विषम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है, और आई के ठीक नीचे एम है, तो आई यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो एम यहाँ नहीं आ सकता, तो आई यहाँ पे आएगा, और इसके ठीक नीचे क्या आएगा? एम आएगा, एम यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि आई विषम संख्या वाले स्थान पर है, ठीक है जी। बॉक्स एन बॉक्स एक्स एच के ठीक ऊपर रखा गया है, एच के ठीक ऊपर एन रखा गया है, ठीक है। जो बॉक्स आई का आसन्न नहीं है, जो मतलब एच, एच जो है वो आई के पास नहीं है, तो यहाँ पे एच नहीं हो सकता। इसने बोला एन एच के ठीक ऊपर रखा गया, तो एच यहाँ होगा और एन इसके ठीक ऊपर होगा, ठीक है। कौन सा बॉक्स बीच में रखा गया? तो बीच में यानी कि 7 में से बीच में कौन आएगा? चौथे नंबर पे, तो चौथे पे कौन है जो अभी तक नहीं बैठा? एन बैठ गया, के नहीं बैठा, आई बैठ गया और एच भी बैठ गया, तो के हो जाएगा बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम डिफरेंस है, तो डिफरेंस देख लो, +4 52, और 8 और 1 9, +9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस आपका 6 और 1 7, +16, 2 3 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर है क्या? 7 5 12, 8 और 2 10, बिल्कुल 5 2 3 4 5 6 का स्क्वायर आ जाएगा अब 36, तो 138, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन ए टाउन बी के उत्तर पश्चिम में है। टाउन ए जो है टाउन बी के उत्तर पश्चिम में कौन है? टाउन ए है, ठीक है। टाउन डी टाउन सी के उत्तर में है, डी और सी नहीं दिख रहा। टाउन बी टाउन सी के पूर्व में है, तो बी जो है सी के पूर्व में है, ठीक है, सी के पूर्व में। टाउन एम टाउन बी के उत्तर में है, तो बी के उत्तर में कौन है? टाउन एम है यहाँ पे कहीं, ठीक है। टाउन डी टाउन ए के दक्षिण पूर्व में है, तो ए के दक्षिण पूर्व यानी कि यहाँ पे कहीं कौन है? टाउन डी है, ठीक है। टाउन एम टाउन ए के पूर्व में है, एम जो है वो ए के पूर्व में है, बिल्कुल सही चीज़ है। टाउन बी के संबंध में टाउन डी की स्थिति, बी के संबंध में टाउन डी की स्थिति, तो यहाँ कहीं भी हो सकता है। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में होना चाहिए ना, बट ये तो नीचे भी हो सकता है। ऐसे ही बनाना चाहिए डायग्राम, तो ऐसा उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़कियां हैं, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। डी सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो डी जो है सी के दाएं से, तो सी के दाएं से 1 2, तीसरे स्थान पर कौन है? डी। सी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है। जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, जो मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है, जब भी यहाँ जो होता है इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन, और होता है यहाँ पे तो वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो सी जो है बाएं छोर से दूसरे पर है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति और होगा,
अब यहाँ पे और कोई नहीं होगा इधर। ठीक है। ई बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है वो बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। बी यहाँ पे होगा और ई यहाँ पे होगा, क्योंकि बी और सी का है ना, तो यहाँ पे बी तो हो नहीं सकता। तो बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, इसका निकटतम पड़ोसी ई हो गया। ठीक है। जी सी के बाएं से दूसरा, जी सी के बाएं बैठा है, तो जी जो है वो सी के बाएं बैठा है। जी यहाँ पे आ गया। ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए दाएं छोर से दूसरे यानी कि एक और दो यहाँ पे बैठा है। कौन सा सही है बताना है आपको। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए। ठीक है। एफ बाएं छोर पर बैठा है, एफ बाएं छोर पर है क्या, नहीं। बी डी और ए के ठीक बीच में है, तो बी जो है वो डी और ए के ठीक बीच में नहीं। एफ दाएं छोर पर है, एफ कहाँ पे, एफ कहीं नहीं है, तो यहाँ पे होगा। ठीक है। दाएं छोर पर है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो पी जी डी एम, तो पहले फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक और फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक। तो पी से डी काफी गैप हो गया, तो फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखे। पी से एम, तो एम एन ओ पी -3, और डी से डी ई एफ जी -3। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है। तो -3 होगा पहले से इधर वाले में, तो फर्स्ट से लास्ट में -3 होगा, तो जी से -3 कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, यानी कि डी बचेगा। तो डी ई एफ जी, तो एन में डी आएगा, ये ऑप्शन खत्म, सारे एक ही बचा। समझ पाए बात को। एम एन ओ पी डी ई एफ जी, एल एम एन ओ डी ई एफ जी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 को 150 लिखा गया, 8 को कैसे लिखा जाएगा। 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 5 दिया 15, 150 आ गया। इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिया 24 आ जाएगा। 5 को 30 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 5 × 6 है ना, 8 × 7, 8 × 7 = 56, 8 × 4 = 32, 40 और 3 = 43, नहीं तो कोई और लॉजिक होगा। तो 5 का स्क्वायर या क्यूब है क्या ये, 5 के क्यूब 125 होता है, 125 में 25 जोड़ दिया है, तो 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर प्लस कर दिया है, ऐसा हो सकता है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और इसमें इसका स्क्वायर प्लस करेंगे तो 5 6, 4 2 6, 6 और 1 7, 576। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया सवाल है, बट बेसिक है। आपको पता है कि आपको अप्रोच क्या रखनी है, पहले स्क्वायर स्क्वायर या क्यूब के आसपास देखना है ना, मल्टीपल्स को चेक करना है, यही सब डिफरेंस देखना है, तो यही आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। तो आसान सवाल है, कोई टफ नहीं है ये। पी क्यू आर एस टी और यू वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, यू एस और टी के बीच में खड़ा है, टी पी के निकटतम नहीं खड़ा है, वृत्ताकार रूप में खड़े हैं ना, देख लेते हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ये केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं या फिर कैसे खड़े हैं। 6 व्यक्ति वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, तो अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होंगे फिर, है ना, क्योंकि सेंटर की तरफ है या नहीं ये नहीं बताया, तो अंदर की तरफ ही होंगे। यू एस और टी के बीच में खड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ एस अगर यहाँ पे, टी यहाँ पे, तो यू यहाँ पे हो गया। ठीक है। ठीक है। दाएं बाएं का तो कुछ सिस्टम नहीं, क्योंकि अंदर की तरफ ही मुंह है ना। टी पी के निकटतम नहीं क्या खड़ा है, पी के निकटतम टी नहीं खड़ा है। पी एस और आर के बीच में खड़ा है, तो एस और आर के बीच में कौन खड़ा है, पी खड़ा है। और पी टी के निकटतम नहीं खड़ा, इट मीन्स कि ऐसे ही होना चाहिए। सही बात है, अगर यहाँ मैं एस यहाँ नहीं रखता, टी यहाँ रख देता, तो एस यहाँ आ जाता, तो वो गलत हो जाता। एस और आर के बीच में कौन है, पी एस और आर के बीच में खड़ा है। ठीक है। टी और आर के बीच में कौन खड़ा है, कौन बचा भाई, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू, तो क्यू बचा बस, तो क्यू यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्फ स्टिक, तो क्रिकेट में क्या होता है, गोल्फ स्टिक से खेला जाता है, क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से खेला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा। अब सब में प्लस माइनस मत करना, सिंपल आपसे पूछा बाएं से दूसरा अंक, तो बाएं से दूसरा अंक क्या है, 3 है, और दाएं से दूसरा अंक क्या है, दाएं से दूसरा अंक है 4। अब ये देख लो, इनमें प्लस माइनस क्या करना है, 2 जोड़ा जाता है विषम में, तो विषम में 2 जोड़ दिया तो 5 हो गया,
प्रत्येक सब में एक घटाया था तो सब में एक घटा दिया तो 3 आ गया। इनका जोड़ पूछा है, कितना आ जाएगा? 5 और 3 8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 से 84 -1, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है? 6 और 2 8। जैसे मुझे 1 और 8 एक साथ दिखते हैं मेरे को तुरंत समझ में आता है कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो रहा है अगेन कितना? 7 और 2 दिख गया ना, 27, यानी कि 3 का क्यूब माइनस हो रहा है। 1 2 3। अब 4 का क्यूब प्लस हो जाएगा 64। तो 64 प्लस हो रहा है क्या? 6 दूनी 12, 129, बिल्कुल ठीक है। अब माइनस हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 125 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 -60 ये सब क्या है? दो, किन्हीं दो साइनों को आपस में बदलना है जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो प्लस और इंटू को बदलेंगे, तो प्लस की जगह इंटू और इंटू की जगह प्लस। तो 18 -60/45, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? इंटू 6, इंटू की जगह प्लस आ जाएगा 128, ठीक है। तो 15 या 45, 15 चौका 60, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। 18 में से 8 गया 10, 10 प्लस 128, 138। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश और रमन के घर 8 मंजिल इमारत में है। इमारत सबसे निचली मंजिल का नंबर 1 है और ऊपर मंजिल का 8 है, तो ऐसे 1 2 3 7 8, ठीक है। ठीक है। राकेश का घर रमन की मंजिल के ठीक ऊपर है, ठीक है। रमन को प्रत्येक दिन अपने बेटे को विद्यालय छोड़ने के लिए 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है जो पास में ही है। राकेश किस मंजिल पर रहता है? रमन को प्रत्येक दिन अपने बेटे को विद्यालय छोड़ने के लिए 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है, तो कहाँ पे होगा उसका घर? यहाँ पे होगा। किसका? रमन का। क्यों? क्योंकि एक मंजिल यहाँ उतरेगा, दूसरी यहाँ उतरेगा, 3 मंजिल यहाँ उतर के चला जाएगा नीचे, है ना। तो रमन का घर यहाँ होगा। और इसने क्या बोला है? राकेश का घर रमन की मंजिल के ठीक ऊपर है, यानी कि यहाँ पे राकेश का घर है। और पूछा राकेश का घर किस मंजिल पे है? यानी ये 5th मंजिल पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRST प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के एक अलग दिन पर होती है। सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के शुक्रवार तक, यानी सोमवार से शुरू होती है भाई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। नहीं सॉरी, शुक्रवार तक चलती है बस, ठीक है। शुक्रवार को समाप्त होगी परीक्षा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि गुरुवार को परीक्षा है, क्योंकि परीक्षा जो है वो गुरुवार को है, क्योंकि परीक्षा, ठीक है। आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, ठीक है। आर की परीक्षा पी के ठीक पहले दिन होती है। आर और एस के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो एक व्यक्ति की आर और एस के बीच में परीक्षा है, तो आर यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर आर और एस यहाँ, आर और एस यहाँ हो सकता है, ठीक है। आर की परीक्षा पी के ठीक पहले दिन है, तो यानी कि यहाँ तो नहीं हो सकती। तो पी पी की परीक्षा है ना किसके? आर की परीक्षा के। आर की परीक्षा पी के ठीक पहले है, तो पी यहाँ होगा, आर यहाँ होगा और एस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आर और एस के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है। और इसने बोला कि पी के ठीक पहले दिन आर की परीक्षा है, ठीक है। मंगलवार को किसकी परीक्षा है? तो मंगलवार को पी की परीक्षा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, जीके जीएस रह गया बस हमारा, बाकी मैथ्स और रीजनिंग हो गया। अगेन आज भी भाई इजी, नॉट मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, इजी टू मॉडरेट भी नहीं, इजी टू इजी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे ही एग्जाम में आ रहा है तो भाई बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जीके जीएस कल जो हमने लगाया था उसमें इजी थी जीके जीएस भी, ठीक है। अगर ऐसे ही इसमें है तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जीके जीएस बच्चे बता रहे हैं थोड़ा सा करंट अफेयर का लेवल ऐसा आ रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या रहता है। पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत के चुनाव के लिए होती है 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। 7 मई 2025 को भारत भर में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल में भाग लिया जा रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर के। ये है कुछ क्वेश्चन, इसको स्किप करेंगे डायरेक्ट क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार डैश में है। सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पे है भारत में? सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ या झारखंड? झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किन 5 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी की है? आज के क्वेश्चंस ठीक हैं थोड़ा, अभी तक तो। बिहार के 5 जिलों में मेजबानी की गई है। भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, मेरे को करंट अफेयर का पता कुछ भी, तो मैं इसको आगे बढ़ूंगा जल्दी से, ठीक है।
भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? तो नेपाल के साथ सीमा, तो भाई अगर मैं ऐसे करके देखूं तो इधर उत्तराखंड है एक तो, है ना, यूपी बिहार, यूके, यूपी, बिहार, और इधर ये क्या है, पश्चिम बंगाल, और एक अपना सिक्किम। तो 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 कल भी हमने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन कल आया था। इसके 3 पार्ट्स हैं ना, प्रशासनिक संबंध और सॉरी, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो 11 किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के संबंध के बीच। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होने वाली शीतकालीन वर्षा कहाँ से धीरे धीरे कम हो जाती है? कहाँ से धीरे धीरे कम हो जाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे आती है ना, क्योंकि वो मेडिटेरियन सी से आती है इधर भारत की तरफ, तो धीरे धीरे कम होती चली जाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत बेसिक सा सवाल। LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बेसिक सा सवाल है कंप्यूटर का। किस निकाय ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी है? एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी किसने दी है? मंत्रालय ने दी होगी भाई। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे बाकी। मिलान करना है, दीवाने अर्ज, दीवाने रिलासत, दीवाने इंशा, दीवाने अर्ज, ये दोनों तो लगातार मॉक टेस्ट में आए हुए हैं पहले ही। तो दीवाने अर्ज क्या होता है? सैन्य विभाग। ऑप्शन नंबर 4। दीवाने इंशा क्या होता है? पत्राचार, तो शाही पत्र। तो ऐसे देख लो आप इसको, ऑप्शन से चेक कर लो एक बार। तो ए का तो 4 होना चाहिए, तो ए का 4, ए का 4 जा रहे हो। सॉरी भाई, हमारी बुआ जी घर जा रही हैं तो वो आ गई थी एकदम से। चलो जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, तो ए का 4 होना चाहिए, तो ए का सॉरी, ए का 4 कहाँ है भाई? ए का 4, ए का 4, ए का 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दीवाने इंशा क्या है? पत्राचार, तो सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया किस कारण बाहर की तुलना में अमाशय के अंदर तेजी से होती है? पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में अमाशय के अंदर तेजी से क्यों होती है, बताना है। अमाशय के अंदर पाचन रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय। भोजन की उपस्थिति में अमाशय में उत्पादित पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। पाचन रस को जब अमाशय के बाहर रखा जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है। भोजन का अमाशय में मंथन होता है और जिससे तीव्र किण्वन क्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। भोजन की उपस्थिति में अमाशय में उत्पादित पाचन पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है, शायद ये होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। इसके साथ जाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक काल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था भाई? ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता नहीं, सशस्त्र विद्रोह नहीं, संवैधानिक माध्यमों से क्रमिक सुधार। बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में वो यही चाहते थे, उदारवादी नेता। ठीक है। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? विफलता के कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा आधुनिक हथियार वगैरह थे। ठीक है। विद्रोह के पास विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही, बिखराव ज्यादा था। सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर तीनों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में प्रकाशित पुस्तक एआई ऑन ट्रायल के लेखक कौन है? एआई ऑन ट्रायल का पता नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोनालू महोत्सव के दौरान तेलंगाना की सड़कों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बोनालू आपको पता है तेलंगाना का है, इसके दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? ये ऑलरेडी आया हुआ है शायद किसी मौके में। कौन सा नृत्य किया जाता है इसमें?
आई थिंक गरगा करके कुछ था, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदय में यू का अर्थ क्या है? उदय एक भारत सरकार की योजना है। उदय योजना कौन सी है? डिस्कॉम से रिलेटेड है ना शायद ये तो, बिजली वगैरह से रिलेटेड है उदय। तो यू से क्या होगा? अर्बन उज्ज्वल। बिल्कुल सही, उज्ज्वल डिस्कॉम करके ऐसी कुछ स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व एकत्र करने में उत्पन्न दोषों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग निर्मित किया था? एक राजस्व एकत्र से दीवाने आरिज, यानी दीवाने अर्ज तो आपको पता है सेना से संबंधित है। वजारत मुस्त खराज, बिल्कुल सही, ये वाला सही है ना? ये पहले भी आया हुआ, PYQ है। इंशा आपको अभी आपने पढ़ा। पत्राचार, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बदल गया कौन? कब? 55 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? ये आपका 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाई हरोबा महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लाई हरोबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नो आइडिया। स्टेट नहीं पूछा, जनजाति पूछ लिया। किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया था? तो केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग किया गया था कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। ऑप्शन नंबर 19 में किया गया था ना, 9 में? 9 में नहीं था, हाँ 19 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता को परिभाषित करता है? पंचायती सदस्यों के लिए अयोग्यता, नो आइडिया। सी के साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन ठीक पूछ रखे हैं इसने। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसाड़ी द्वारा ये सब उजागर किया गया। भारत के भारत 6G विजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 6G भारत 6G 2025 सम्मेलन में भारत के 6G विजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में 5G नेटवर्क लागू करना, 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करना, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं का विकास करना, दूरसंचार नवाचारों के लिए केवल भारतीय कंपनियों का सहयोग, केवल भारतीय कंपनियों का सहयोग। 6G का विजन तो यही होना चाहिए ना, 2030 तक 6G में दुनिया का नेतृत्व करना। बाकी करंट अफेयर का नो आइडिया। WHO WIPO WTO का त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? हम्म ऐसी चीजें कहाँ आयोजित होनी चाहिए? जिनेवा में, WHO का मुख्यालय है तो शायद यहाँ पे हुआ हो। नॉट श्योर, देख लेंगे चलो। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार? सहकारी समिति में 97th अमेंडमेंट 2011, 3 पार्ट, 3 चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। चलो तेजी से चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी से। 2025 में नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के उद्घाटन अंक प्रकाशित किया। रिपोर्ट के अनुसार 23 सप्ताह किए गए नवीनतम आंकड़ों में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य किसका अच्छा होगा? महाराष्ट्र का ही अच्छा होगा, महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छा खासा पैसा होगा, तो इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के एरन स्टोन शिलालेख, यानी एरन शिलालेख, ये वही वाला है, आपको पता है ना, सती प्रथा वाले साक्ष्य जहाँ मिलते हैं। किस शासक के अभियान का उल्लेख है? एरन में किसका मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है आई थिंक, हाँ एरन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटिक एंसेफेलोथोपी क्या पहले? फेलोपैथी, सॉरी, नो आइडिया। एक करंट सॉरी साइंस का क्वेश्चन है। एथेनाइट्राइल का सूत्र क्या हो सकता है? नो आइडिया, सी के साथ जाते हैं। लेट्स सी। आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं, आरजी के जीएस में काफ़ी अच्छा लेवल है आज का। किस विंडो ओएस टूल का उपयोग सिस्टम की तिथि और समय बदलने के लिए किया जाता है? डिवाइस मैनेजर, फाइल एक्सप्लोरर का तो नहीं होगा, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर? कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर, डिवाइस मैनेजर? टास्क मैनेजर होना चाहिए ना, टास्क जो मैनेज करे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय के में परिवर्तित किया जा रहा है?
नो आइडिया। सी लगा देते हैं इसमें भी। आज के क्वेश्चन अच्छे हैं यार, जीके जीएस का अच्छा क्वेश्चन है आज का। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है? खुशहाली में तो भाई भारत की जितनी नीचे नीचे रैंक पे जाएंगे उतना सही है। नो आइडिया, बट करंट अफेयर का है, तुक्का ही लगाना है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? आयरन स्वॉर्ड्स। रशिया और रूस के बीच में जंग चल रही है, तो शायद रशिया ने क्या, रशिया और रूस कह रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है मामला, तो प्रोजेक्ट ये यार करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण डैश में किया था? शालीमार बाग कहाँ पे निर्माण कराया था जहांगीर ने? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? राजनीतिक प्रभाव, वित्तीय सुविधा, प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक असुविधा कहा था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, तो उसमें ठीक हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा होगी अगर ये विभाजित कर दिया जाएगा, तो ऐसा था ना। ये तो आपने पढ़ा होगा अच्छे से। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी? ये तो सबको ही पता होगा। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? सिर पर कलश को संतुलित करते हैं कौन से नर्तक? नो आइडिया, सी लगाओ, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी से। ठीक है। विल्हेम कॉनरोड। यार क्या पूछ रहे हैं यार ये लोग। रॉन्टगन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? यार नो आइडिया यार, ये सब क्या पूछ रहे हो भाई तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया सोसाइटी के सेवक, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। आज इन्होंने यार जीके जीएस का लेवल वो पूछा है जो शायद एग्जाम में आ रहा होगा। अच्छा है, काफ़ी काफ़ी सारे तुक्के लगाए हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे दिखे हैं। तो आज तो इनका लेवल मुझे ठीक लगा। लेट्स सी क्या रहता है। सबमिट करते हैं इसको, है ना, जल्दी से। हमारी बुआ जी इंतज़ार कर रही है, तो जल्दी जल्दी करते हैं भाई ख़त्म इसको। क्या रहा भाई, लेट्स सी। लो भाई, मात्र 83 मार्क्स है। मात्र नहीं कह सकते क्योंकि आज का पेपर का लेवल अच्छा खासा था। और यहाँ पे अभी रैंक आपकी कितनी चल रही है? अभी केवल इसको लगभग 8,000 बच्चों ने दिया है। इसकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि अभी कल ही तो अपलोड किया है। इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो भाई ये समरी है। अगेन मैथ्स और रीजनिंग फुल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी भी है। जीके जी इसमें स्कोर कम रहा क्योंकि करंट अफेयर वगैरह के आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, है ना। तो ये ओवरऑल है हमारा 83 पॉइंट समथिंग, यानी 84 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं, जो कि ठीक। अब देखो यहाँ पे परसेंटाइल अच्छी खासी है, कल 98 के समथिंग थी। यहाँ पे पेपर का लेवल टफ है क्योंकि जीके जीएस अच्छी खासी आई है, तो इस वजह से ठीक है। अब ये देख लेते हैं हमारे कौन से क्वेश्चंस गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है। जो गलत है और जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं किया उसके आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। कैसे एनालाइज करना है ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो केवल अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने स्किप किए हैं। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर देख लो, फोर्थ है। फोर्थ का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। 9 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 11 का क्या है? ऑप्शन नंबर 4। 14th का क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 19th का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 25 का क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 27 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 28 ऑप्शन नंबर बी। 29 ऑप्शन नंबर सी। 30 ऑप्शन नंबर सेकंड। 32 ऑप्शन नंबर सेकंड। 33 ऑप्शन नंबर सेकंड। 39 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो भाई 7 हमारे इसमें गलत हुए और इसी में ही गलत हुए हमारे 7 जो भी है। 26 करेक्ट हुए केवल। तो अच्छा पेपर का लेवल था आज का भाई, बहुत बढ़िया लेवल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनालिटिक्स देख लेते हैं इसके। ठीक है। तो ये रहा भाई फाइनली जो भी था हमारा। हमने देख लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, कौन से हमने स्किप किए हैं, और उनके सही आंसर्स क्या हैं वो सब देख लिया हमने। ठीक है। तो मस्त है भाई, ये ज़रूर से ज़रूर लगाना है क्योंकि ऐसा बच्चे भी बता रहे हैं कि यही क्वेश्चंस आ भी रहे हैं एग्जाम में, है ना। मुझे नहीं पता, ऐसे ही लगभग क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये शायद उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस इसमें दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मस्त इसको लगाना है, ज़रूर से ज़रूर लगाइए। बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ से देख ही सकते हो, बेस्ट। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।